हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी फिल्म 2024 के लिए डेली की 7/2/2024। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। तो चलिए पहला पढ़ते हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI पारंपरिक न्यूरोमस्कुलर मार्गों का उपयोग किए बिना मस्तिष्क एवं बाहरी उपकरणों के बीच सीधे संचार को सक्षम बनाता है। तो स्वतंत्र रूप से ये कथन सही है। ठीक है, कार्य BCI के साथ मस्तिष्क गतिविधि की पहचान करने के लिए सेंसर का उपयोग किया जाता है, जिससे बाद में कमांड में परिवर्तित किया जाता है ताकि उपयोगकर्ता अपने विचार का उपयोग करके बाहरी दुनिया के साथ संपर्क कर सके। तो ध्यान देना है कि दूसरा कथन भी क्या है, सही ही है। ठीक है, तो और दूसरा कथन जो है पहले कथन को व्याख्या कर पा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कर रही है एक ऐसी तकनीक है जो नसों और मांसपेशियों जैसे पारंपरिक न्यूरोमस्कुलर मार्गों का उपयोग किए बिना ब्रेन तथा कंप्यूटर या प्रोस्थेटिक्स जैसे बाहरी उपकरणों के बीच सीधे संचार को सक्षम बनाती है। तो कथन पहला क्या है, सही है। कर इसमें आमतौर पर ब्रेन की गतिविधियों का पता लगाने के लिए सेंसर का उपयोग किया जाता है, जिसे बाद में आदेशों या कार्यों में परिवर्तित किया जाता है, जिससे व्यक्तिगत उपकरणों को नियंत्रित करने या अपने विचारों का उपयोग कर बाहरी दुनिया के साथ संपर्क स्थापित कर सकता है। तथा कथन 2 सही है, इसलिए कथन 1 और कथन 2 सही है तथा कथन 2 कथन 1 के लिए सही व्याख्या है। भारत भूटान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में कितने कथन सही है ये बताना है आपको। कर भूटान भारत और चीन के बीच, भूटान यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है, भूटान भारत और चीन के बीच एक बफर राज्य के रूप में काम करता है। यहाँ कॉमा देकर भी समझ सकते हैं, तब ज़्यादा सेंटेंस समझ में आएगा। तो ये पहला सही है। कर भारत आयात स्रोत और निर्यात गंतव्य दोनों के रूप में भूटान का शीर्ष व्यापार भागीदार है। तो ये भी सही है। कर है मंगदेक्ष जल विद्युत परियोजना भारत और, ठीक है ये सही है, ये सही है। तीसरा है कि मंगदेच जल विद्युत परियोजना भारत और भूटान के बीच पहली संयुक्त उद्यम परियोजना है। यहाँ संयुक्त उद्यम परियोजना नहीं है। भारत यहाँ 30% इस योजना में देता है और 70% पे ऋण लेता है। ठीक है, ऋण पे दिया है, तो यहाँ पे संयुक्त परियोजना नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 सही हो जाएगा, तीसरा तो गलत है। तो आइए देखते हैं। भारत भूटान संबंध जटिल संबंधों वाले 2 एशियाई दिग्गज भारत और चीन के बीच भूटान एक बफर राज्य के रूप में कार्य करता है। भूटान की रणनीतिक स्थिति भारत को उत्तर से संभावित खतरों के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। कथन 1 सही है। भारत आयात स्रोत और निर्यात गंतव्य दोनों के रूप में भूटान का शीर्ष व्यापार भागीदार है। कथन दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है, तो तीसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों देशों ने पहली बार संयुक्त उद्यम परियोजना 600 मेगावाट खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना शुरू की। इस परियोजना का उद्देश्य भूटान के लिए अधिशेष जल विद्युत पैदा करना है, जिसे भारत को निर्यात किया जाएगा या भूटान के राजस्व के साथ साथ रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। करमंग देछू जल विद्युत परियोजना एक 720 मेगावाट रन ऑफ रिवर पावर प्लांट है, जो मध्य भूटान के ट्रुंगसा दंजोग खाग जिले में मंगदेसू नदी पर बनाया गया है। भारत सरकार ने इस परियोजना को 70% ऋण और 30% अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया है। ठीक है, कर यह भारत और भूटान के बीच कोई संयुक्त उद्यम नहीं है, तो ये तीसरा सही नहीं था। कर राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। कर NCGG अफ्रीकी क्षेत्र के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर एक उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित करता है। तो पहला कथन क्या है, सही है। कर इसकी स्थापना वर्ष 2014 में सरकार द्वारा क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत एक शीर्ष स्तर की स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। तो ये भी सही है, लेकिन ढूंढना गलत था, इसलिए ऑप्शन ना तो 1 और नहीं 2 होगा, ऑप्शन डी होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन।
राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने हाल ही में फिरकी क्षेत्र के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर अपना उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम संपन्न किया है। ऐसा कथन एक सही है। करैया भूमि प्रशासन सतत विकास और सार्वजनिक नीति प्रथाओं पर केंद्रित था तथा इसमें इरिट्रिया, केनिया, इथियोपिया, तंजानिया एवं गाम्बिया के अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को देश सहयोग के साथ ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना था। इन CG की स्थापना वर्ष 2014 में सरकार द्वारा क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत एक शीर्ष स्तरीय स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी। यह कथन दूसरा भी सही है। आइए देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। कर भुगतान करने और किसी निवेशक या ऋणदाता को उधारकर्ता द्वारा डिफॉल्ट के जोखिमों से बचाने के लिए ग्रांटी, ठीक है, यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा में, राज्य हेतु एक कानूनी दायित्व है। ठीक है, तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अनुसार एक ग्रांटी किसी तीसरे व्यक्ति की डिफॉल्ट के मामले में वादा पूरा करने या दायित्व का निर्वहन करने का एक अनुबंध है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे डिटेल्स से बताया गया है, तो उसकी व्याख्या तो कर ही दे रहा है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन सही है और दो पहले की व्याख्या है। कर भुगतान करने और किसी निवेशक ऋणदाता को उधारकर्ता द्वारा डिफॉल्ट के जोखिम से बचने के लिए गारंटी राज्य हेतु एक कानूनी दायित्व है। कथन एक सही है। कर भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अनुसार एक गारंटी किसी तीसरे व्यक्ति के डिफॉल्ट के मामले में वादा पूरा करने या दायित्व का निर्वहन करने का एक अनुबंध है। इसमें 3 पक्ष शामिल है, प्रमुख देनदार, लेनदार और तीसरा है जमानतदार। अतः कथन दूसरा सही है। कर लेनदार वह संस्था होता है, यहाँ पे इसको आप डार्क कर सकते हैं, वह संस्था जिसे गारंटी दी गई है, यह वह पक्ष है जिसे भुगतान देय है और वे गारंटी द्वारा सुरक्षित हैं। कर प्रमुख देनदार क्या होता है, वह संस्था जिसकी ओर से गारंटी दी गई है, यह वह पार्टी है जिस पर कर्ज, बकाया या देनदारी है। जमानतदार क्या होता है, तो गारंटी प्रदान करने वाली इकाई। इस संदर्भ में राज्य सरकारें हो सकती हैं जो वादा पूरा करने या डिफॉल्ट के मामले में मुख्य देनदार की देनदारी का निर्वहन करने का वादा करती है। अतः विकल्प ए सही है, क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उर्वरक ग्रेड डी अमोनियम फॉस्फेट में 18% नाइट्रोजन और 40% फॉस्फोरस होता है तथा इसे फॉस्फोरिक एसिड के साथ अमोनिया से प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यदि याद हैं ये सब परसेंटेज तो ठीक है, ऐसे भी ये सही है यहाँ पे। ठीक है, कर भारतीय किसान उर्वरक सहकारी ने नैनो DAP लॉन्च किया है। ठीक है, जिसमें मात्रा के आधार पे 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस। यहाँ पे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी, तो कभी कभी यही इस तरह के पॉइंट में गलती रहता है, बट यहाँ पे क्या है, सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है भारत में यूरिया के बाद दूसरा सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। तो DAP को भारत में अधिक वरीयता दी जाती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों शामिल होते हैं। उल्लेखनीय है कि ये दोनों तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पौधे के लिए आवश्यक 18 पोषक तत्वों का हिस्सा हैं। उर्वरक ग्रेड DAP में 18% नाइट्रोजन और 40% फास्फोरस होता है। इसका निर्माण उर्वरक संयंत्रों में नियंत्रित परिस्थितियों में फॉस्फेरिक एसिड के साथ अमोनिया की विक्रिया द्वारा किया जाता है। अतः कथन पहला क्या है, सही है। नैनो DAP DAP का एक विशेष रूप है जिसे पौधे की वृद्धि एवं विकास को प्रोत्साहित करने में उर्वरक की प्रभावशीलता में सुधार लाने के लक्ष्य के साथ तैयार किया गया है। गत वर्ष 2023 में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव IFFCO ने अपना नैनो DAP लॉन्च किया है, जिसमें मात्रा के हिसाब से 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस था। कथन दूसरा सही है। कर पारंपरिक DAP जो दानेदार रूप में होता है कि विपरीत इफ्को का नैनो DAP तरल रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से